ओके डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग कवर। हालांकि इंटरेस्टिंग कहना उचित नहीं है क्योंकि बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पैदा कर रहा है। बहुत विध्वंसक प्रभाव है इसका और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में कहीं अधिक विनाशक सिद्ध हुआ। पिछले क्लास में अभी तो आज का टाइटल कुछ अलग है, लेकिन उस टाइटल से पहले मैं छोटा सा और भी काम करा देना चाहूंगा क्योंकि वह काम मैंने पीछे आपको कवर किया नहीं। जैसे पीछे हमने आपको बताया कि किस प्रकार मुसोलिनी और हिटलर की आक्रामक विदेश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। और मैंने वह घटना भी आपको बताई कि 1 सितंबर 1939 को यानी 1939 को जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और पहले से ही सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन के साथ उसकी संधि हुई पड़ी थी। इसी समय हिटलर पोलैंड के पश्चिमी भाग से अटैक करता है, तो पूर्वी भाग से स्टालिन अटैक कर देता है और पोलैंड को हिटलर जीत लेता है, उसके पश्चिमी पार्ट को, आधे भाग को। एक तरह से दोनों मिलकर उसको डिवाइड कर देता है, दोनों मिलकर उसको विभाजित कर देता है। लेकिन अब मित्रराष्ट्र सहन करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को यह लग चुका था कि तुष्टिकरण की नीति प्रभावी नहीं है और हिटलर की रणनीति में शामिल है कि हिटलर किसी प्रकार से वह यूरोप पर अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है और उसके साम्राज्यवादी प्रयास की कोई सीमा नहीं। तो 3 सितंबर को उन्होंने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया। स्टालिन और हिटलर की ट्यूनिंग आपस में क्यों मिल रही है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। मैं शायद स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में आपको बताया कि नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि एक हिस्टोरियन है एरिक हॉब्सबॉम, उसका नाम देना आवश्यक नहीं है। मैंने आप लोगों की जिज्ञासा शमित करने के लिए इसका नाम दे दिया है कि एरिक हॉब्सबॉम के अनुसार यह एक 31 वर्ष युद्ध था जो प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। मतलब पहले इसको माना जाता था या अभी भी माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों के लिए लड़े गए थे या 4 वर्षों का युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कि देखते हो 1939 में आरंभ होकर 1945 में समाप्त हुआ, तो 1945 का मतलब है 6 वर्षों का युद्ध था। लेकिन ऐसा एरिक हॉब्सबॉम का मानना है कि नहीं, ये 6 और 4 10 वर्षों का युद्ध नहीं है, ये 31 वर्षों का युद्ध था। और उसी में एक और हिस्टोरियन है, उनका नाम है ए.एच. कार। वो कहते हैं कि वर्साई की पेरिस शांति सम्मेलन या वर्साई की संधि महज 20 वर्षों का युद्ध विराम था। इट वाज एन आर्मिस्टिस फॉर 20 इयर्स ओनली। मतलब युद्ध विराम इसलिए था कि यह युद्ध बस एक विराम था जो आगे चलकर फिर युद्ध गति पकड़ने वाली थी। तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहता कि मैं एक बार आपको कारणों की चर्चा कर देता हूं, कि 6 कारण दे देता हूं क्योंकि अब वैसा तो मैं नहीं सोचता, लेकिन जो मैं यूपीपीसीएस और स्टेट सर्विसेज की ये प्रवृत्ति देख रहा हूं, तो जनरल स्टडीज के पेपर में जैसे यूपीएससी की तो बात नहीं, यूपीएससी में तो जो सामान्य अध्ययन के पत्र हैं उसमें क्वेश्चन के तरीके ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय से पृथक होते हैं। लेकिन यूपीपीसीएस में पिछली बार तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था, इस बार मैंने 1-2 प्रश्न ऐसा देखा कि इटली में फांसीवाद के उद्भव का कारण बताइए। तो फिर ऐसे प्रश्नों पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर फांसीवाद के उद्भव का कारण वो हमसे पूछ रहे, तो हम उन्हें कैसे ब्यौरेवार उनकी चर्चा कर सकेंगे। तो हो सकता है कि आपसे पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए या द्वितीय विश्व युद्ध के उद्भव का कारण बताइए। उस समय आप इन 6 पॉइंट को मेंशन कर देना। मैं क्वेश्चन ये फॉर्म कर देता हूँ स्टेट सर्विसेज को ध्यान में रखकर। देखो, मैं 2-3 तरह से क्वेश्चन आपके लिए सेट कर देता हूँ। एक बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन जो आपके स्टेट सर्विसेज में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर कीजिए, कारणों पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका तो एक ही निदान है कि 6 कारणों की चर्चा मैं आगे कर देता हूँ। आप वहाँ पॉइंट बनाकर अगर 6 कारण लिखकर एक-एक पंक्ति में भी उसके बारे में आप, क्योंकि मैं आप यह मानकर मैं चल रहा हूँ कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होगा, तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में थोड़ा-सा आप उसे वैसे नहीं जुड़ पाएँगे। हाँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी इस क्लास करने के बाद चाहे आप नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड हो, किसी भी बैकग्राउंड हो, साइंस से हो, आप इंजीनियर हो, इट हार्डली मैटर्स। अगर आप लंबवत और क्षैतिज दोनों अध्ययन की प्रणाली को लेकर चल रहे हो मेरे साथ, तो कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा मानो ये आपका अपना विषय है, कोई समस्या नहीं। आप इस वीडियो को फिर रिपीट करके देखो, आपके पास मैंने बहुत ही अच्छी किस्म के, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की अध्ययन सामग्री दी है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसे पढ़ के तो ऑप्शनल वाले बच्चे भी लाभ उठा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे उस अध्ययन सामग्री को आप पढ़िए, आपको कुछ भी और पढ़ने के लिए विश्व इतिहास। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। एक मैं ऐसा प्रश्न देता हूँ थोड़ा-सा हमें क्रिटिकल क्वेश्चन, हल्का-सा जो यूपीएससी के तरीके से हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, विश्व युद्ध का कारण वर्साई की संधि, युद्ध का कारण वर्साई की संधि में निहित था। वर्साई की संधि में निहित था।
युद्ध का कारण वर्साई की संधि में निहित था। विश्लेषण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वर्साई की संधि में निहित था, विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ यह आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप विश्लेषण करके एक एक बताएंगे कि केवल बताएंगे अन्यायपूर्ण संधि थी जर्मनी, जो 5 to 6 पॉइंट्स मैंने बताया, यह एक आरोपी संधि थी और इसमें कम से कम मौलिक या औपचारिक रूप में राजनयिक प्रक्रिया का निर्वाह भी नहीं किया गया, जर्मन प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। यह संधि की शर्तें कठोर थी, मुआवजा की जगह क्षतिपूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया, जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 13% संसाधनों से हाथ धोना पड़ा। उसी समय जर्मन समाचार पत्र में यह खबर छपी थी, कहीं हम भूल न जाए और आगे इस वर्साई की संधि का प्रतिशोध। अब इतनी बातें तो आपको याद नहीं रहेगी, आपको इसके अन्यायपूर्ण पक्ष पर अगर 5 या 6 बिंदुओं में 4 भी याद आए आप लिख डालिए। ये क्वेश्चन आपको स्टेट और डीएस में मैं इससे ज्यादा की अपेक्षा आपसे कर रही ऑप्शनल रहता तो बात से। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं थोड़ा सा यूपीएससी में, यह मानना कहां तक उचित है, यह मानना कहां तक उचित है, यह मानना कहां तक उचित है, उचित है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीच, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वर्साई की संधि में निहित था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वर्साई की संधि में निहित था। ये कहना कहां तक होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को उन्होंने, ऊपर वाला क्वेश्चन था वो हाइपोथेटिकल इस नेचर में था, नीचे वाले को उन्होंने बना दिया आर्गुमेंटेटिव, यानी तर्क पद्धति पर आधारित। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि इसमें हिंट समझना है। चलिए, अगर कहां तक उचित था ये शब्द का प्रयोग न करें, उन्होंने अगर इस कीवर्ड का प्रयोग किया होता समालोचनात्मक परीक्षण, तो भी इसका बल बना। इसी प्रकार दोनों लगभग एक हुआ। या आप कहां तक सहमत हैं, यह मानना कहां तक उचित है, यह भी है। क्या आप सहमत हैं, तो हम ये बातें हैं कि इसका मतलब है कि हमें वर्साई की संधि की भूमिका पर तो दिखाना होगा, परंतु अपने आप को वर्साई की संधि तक ही सीमित नहीं रखना होगा। मानना पड़ेगा कि वर्साई की संधि अपमानजनक संधि थी, आरोपी संधि थी, इसकी शर्तें अत्यधिक कठोर थी, इसने जर्मन युवाओं और जर्मन नेतृत्व के मन में एक आक्रोश पैदा किया और वाइमर गणतंत्र को विफल बनाते हुए नाजीवादी सरकार के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करने में भूमिका निभाई। लेकिन आपको फिर पैराग्राफ चेंज करके यह कहना पड़ेगा कि परंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या है, तो आप वहां दिखाएंगे यह सही है कि वर्साई की संधि इसका मूल प्रेरणा या वर्साई की संधि ने इसकी पृष्ठभूमि निर्मित की, परंतु हम इस तथ्य को झुठला नहीं सकते कि द्वितीय विश्व युद्ध और वर्साई की संधि के बीच लगभग 20 वर्षों का कालांतराल। अगर यही संधि एकमात्र कारण होती तो फिर इस संधि के शीघ्र बाद द्वितीय विश्व युद्ध या कोई दूसरा युद्ध आरंभ हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 20 वर्षों तक शांति बनी रही। इसका अर्थ है कि वर्साई की संधि के साथ कुछ अन्य कारक भी इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं। उसमें आप एक कारक दे सकते हो कि इसका एक कारण हम विश्व आर्थिक, इसका एक कारण हम मित्र राष्ट्रों की नीति को भी ले सकते हैं। बने इस संधि की कठोर शर्तों के निर्धारण में तो उनमें परस्पर एकता बनी रही, लेकिन जब संधि की शर्तों का क्रियान्वयन की बात आई तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने महाद्वीप लौट गया और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच परस्पर दूरी बढ़ गई। तो इसलिए इस संधि का रक्षक कोई नहीं था। जो जर्मन राष्ट्रवाद को पीड़ित कर दिया गया, परंतु उसे रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। तो एक तो यह फैक्टर आ ही जाएगा, इतना भी बिल्कुल पर्याप्त होगा। उसके बाद कहोगे और फिर आग में घी का काम विश्व आर्थिक मंदी ने कर दी। विश्व आर्थिक मंदी 1929 की सब जानते ही हो, उसने फासीवादी ताकत को मजबूत बनाया, इसलिए वर्साई की संधि इसका कारण था, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं। अब ये क्वेश्चन हो गया आर्गुमेंटेटिव। मैं सोच, चूंकि आपको मैं पीछे भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी, कल्चर वाले क्वेश्चन में भी हर जगह इस तरह के आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन से डील करना मैंने बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग इस आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन को डील करना धीरे धीरे सीख गए होंगे और यह भी सीख रहे होंगे कि हाइपोथेटिकल और आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन के नेचर में क्या फर्क है। अब पहले कारणों पर मैं आपको चर्चा कर दूं, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं ताकि आप देख लें। तो अब इसमें अगर कारणों की चर्चा करना है तो 6 कारण है। अब इसमें कौन कौन मैं आपको समझा चुका हूं, सारे कारण मैं आपको समझा चुका हूं, केवल एक जगह मैंने डाल दिया है ताकि आप कहीं भी लिख सकें। वर्साई की संधि, अपमानजनक मुआवजा वगैरह वगैरह, कठोर किया हुआ है। संधि के कार्यान्वयन में, यानी क्रियान्वयन में, संधि के क्रियान्वयन में क्रियान्वयन भी चल सकता है, क्रियान्वयन भी दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। क्रियान्वयन में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य सहयोग का अभाव, विश्व आर्थिक मंदी 1929 के बीच में क्या हुआ,
29:30 फिर दक्षिणपंथी राजनीति का उद्भव, मतलब आप यहाँ पर फासीवाद की तरफ संकेत कर देना है। संघ की असफलता, राष्ट्रसंघ से कितनी उम्मीदें की गई थी, आप देखो राष्ट्रसंघ की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण, ये पिछली बार मैं कर चुका हूँ, कैसे मुसोलिनी हिटलर के करीब आया और किस प्रकार से जापान का तोजो जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था वो कैसे इन दोनों के करीब आया, जापान को करीब आने की वजह क्या थी, और रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण। इस तरह से वॉर तो शुरू हो गया 1 सितंबर तक। तो 6 आप यहाँ दोगे। बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों को और गहराई में तो पूछने की, या स्पेनिश गृह युद्ध यह सब का स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाकर पूछने की कोई संभावना नहीं बनती। विश्व आर्थिक मंदी पर पूछने की संभावना बनती, वर्साई की संधि पर क्वेश्चन डालने की संभावना बनती। हाँ, एक क्वेश्चन हम इसको ऑर्डिंग कर रहे हैं, एक हम और भी आपके लिए फॉर्म कर रहे हैं। टोटल उसका मतलब यही निकलेगा, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि 20 वर्षों का, वर्साई की संधि महज 20 वर्षों का, महज 20 वर्षों का युद्ध विराम थी। वर्साई की संधि महज 20 वर्षों का युद्ध विराम थी, युद्ध विराम की परीक्षा थी। वर्साई की संधि 20 वर्षों का युद्ध विराम की परीक्षा थी। को आप नजर डालिए, गौर से देखिए। तो इसका सब टोटल मतलब वही निकल कर आता है जो पीछे हमने दिया। 20 वर्षों का युद्ध विराम का मतलब है कि जर्मनी इतना पीड़ित था कि जर्मनी इसे अधिक समय तक सहन नहीं कर। परीक्षण कीजिए, इस प्रश्न में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ज़्यादा दिक्कतें इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट उसी डायरेक्शन में है जैसा आप महसूस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक मैं फॉर्म करता हूँ आपके लिए। विश्व युद्ध को दो पृथक युद्ध, विश्व युद्ध को दो पृथक युद्ध मानने के बजाय, दो पृथक युद्ध मानने के बजाय 31 वर्षों का, 31 वर्षों का एक 31 वर्षों का एक दीर्घकालीन 31 वर्षों का एक दीर्घकालीन युद्ध माना जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। परीक्षण अब देखिए, अब ये युद्ध, अब इसके बारे में ये स्टेटमेंट है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि एरिक हॉस्टन का स्टेटमेंट है। अब इस प्रश्न में आप कहोगे भाई मुझे मामूली क्या होता है कि ये बच्चों का बार बार शिकायत आती है, केवल आपकी नहीं, आप तो फिर भी बहुत कुछ लिख पा रहे हैं। कि सर मैं जब सोचने लगता हूँ, लिखने के लिए बैठता हूँ तो कलम मेरी नहीं चलती। ये बहुत ही कॉमन सा कंप्लेंट है, आपके मन में भी होता होगा। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका नॉलेज, ज्ञान जिस समय पच जाएगा, आपका ज्ञान जिस समय डाइजेस्ट हो जाए, आप उसको पचा लो, तो फिर आपकी कलम घूमनी ही घूमनी है, फिर आपकी कलम को कोई रोक नहीं सकता। इस पर 1 मिनट आप आंख बंद करके सोचें। 31 वर्षों का युद्ध का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो दो तीन सारे कारण, 2-3 जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे प्रथम विश्व युद्ध में, उस कारण से युद्ध घटित हुआ। अब युद्ध घटित होने के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, और पेरिस शांति सम्मेलन बड़े तामझाम के साथ शुरू हुआ। उधर वुडरो विल्सन महोदय आए, दूसरे महाद्वीप से बड़ी बड़ी टीम मारते हुए, हम ये कर देंगे, हम अस्थायी शांति ला देंगे, ये यूरोप का अंतिम युद्ध सिद्ध होगा, इसके बाद कोई दूसरा युद्ध घटित नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला एक युद्ध है, इट इज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। लेकिन इट प्रूव्ड अ वॉर टू एंड ऑल पीस। तो मतलब क्या है कि आप यह दिखाएं कि 2-3 कारणों से, जैसे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया था, ठीक है। जर्मनी की, आप कह सकते हो कि जर्मनी मतलब बाजार के लिए को जर्मनी की प्रसार की महत्वाकांक्षा थी, इटली को भी प्रसार करने की महत्वाकांक्षा थी, एकीकरण के विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, ब्रिटेन के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखने की महत्वाकांक्षा थी। पूर्वी यूरोप के जो अल्पसंख्यक समूह थे, वहां पर बाल्कन समस्या थी, वह अल्पसंख्यक समूहों की असंतोष की समस्या थी। बाल्कन समस्या तो मैंने आपको बताई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व। तो ये सब समस्याएं, इतना नहीं, इसमें 2-3 जो भी आपको याद है, आप कहिए कि इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध घटित हो। ओके, और बताइए कि पेरिस शांति सम्मेलन का दावा यह था कि वह उन समस्याओं का अंत करके युद्ध को सदा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन ने जितनी समस्याओं को सुलझाया नहीं, उससे अधिक समस्याओं को जन्म दे दिया। जर्मन राष्ट्रवाद को इतना आहत कर दिया कि जर्मनी लोगों के मन में प्रतिशोध की भावना आ गई, और वर्साई की संधि ने उसे बहुत ज़्यादा अपमानित कर दिया। इटली को गलत वायदे किए गए थे प्रथम विश्व युद्ध के समय कि हम आपको एशियाटिक क्षेत्र में मनमाना भूभाग देंगे, लेकिन इटली का राष्ट्रवाद भी आहत हुआ और आगे चलकर मुसोलिनी जैसे फासीवादी नेता के उद्भव का रास्ता तैयार कर दिया।
आखिर प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो बाजार के लिए इनके बीच जो बंदरबांट थी या साम्राज्यवादी लूट थी, उन सबका समग्र परिणाम था 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी। मतलब मैं आपको यह नहीं कह रहा कि इतने सारे बिंदु, इतने सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे। क्या आपको 3-4 बिंदु ऐसे याद रहेंगे, इसका पेरिस शांति सम्मेलन का सूत्र आप द्वितीय युद्ध से जोड़ सकें? तो अगर आप जोड़ सके तो आप केवल उसमें कुछ भी आप लिखेंगे, आपका सबसे करेक्ट होगा। आप उसको शुरू करने के लिए, आप स्टार्ट करने के लिए, आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये तो क्वेश्चन दैट दिस क्वेश्चंस आर मीant फॉर यू। थोड़ा भी आप अगर इस पर 150 वर्ड्स लिख डालेंगे, अगर 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स भी आप लिख डालेंगे, तो आगे एग्जाम हॉल में आपसे बढ़िया कोई नहीं लिखेगा। और आप इस मान में वहम को निकाल दें कि भैया विश्व इतिहास डिफिकल्ट है, विश्व इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक दूसरी दिशा में पहले ले चलता हूँ, क्योंकि हाँ, पहले तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन वॉर का मैंने बताया ही। अब देखो, इस पर क्वेश्चन नहीं बनते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को, और कैसी इसकी समाप्ति हुई, क्या हुआ, इस पर क्वेश्चन आपका कभी नहीं बन सकता। ऑप्शनल भी नहीं बनता है आपका, तो जनरल स्टडीज सामान्य दिन। तो मैं उम्मीद नहीं रखता कि इस पर आपको प्रश्न फॉर्म कर देंगे और फॉर्मुलेट करके आपसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मुझे एक एप्रीहेंशन यह है, आप देख रहे हो इसको, उसमें आपके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होगी। जब वर्ल्ड वॉर की बात होती है तो बच्चों के मन में होती है, ये हुआ कैसे, कौन किसकी जीत हुई, कैसे हार हुई, जर्मनी कैसे हारा, मित्र राष्ट्रों के समय कितनी बड़ी समस्या आई, कैसे जो एलाइड पावर्स हैं उन्होंने कैसे चीज़ों को संभाला, संयुक्त अमेरिका कैसे आया, जापान की इसमें क्या भूमिका रही, ये हिरोशिमा नागासाकी बम्बार्डमेंट जैसी कैसी घटनाएं हुई, ये सब तमाम बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे वार्ता करके जस्ट इनफॉर्मली, गैर औपचारिक रूप में थोड़ा घटनाक्रम बता देता हूँ कि आपकी जिज्ञासा शमित हो। अब देखिए, हमने जैसा आपको सूचित किया है, थोड़ा सा मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि ताकि आप इसको मैप को ठीक से देख सकें। देखिए, ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद ये नए-नए राज्य का सृजन किया गया था। जर्मनी है, जर्मनी में से इतना काट के चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया था। तो इतना तो आपको पता है कि म्यूनिख संधि में हिटलर ने पहले सुडेटेनलैंड का ये भूभाग ले लिया और बाद में पूरी चेकोस्लोवाकिया ले ली। अब ये तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद जब इधर से पोलैंड पर उसने अटैक किया, तो तब तक इधर से स्टालिन ने पोलैंड के पूर्वी भाग को जीत लिया। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने थोड़ा-सा आपको बताया हुआ है कि आखिर सोवियत यूनियन जर्मनी के निकट क्यों गया। अब देखिए, मैं आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि क्यों गया। जैसे भी एक तरह से पीड़ित था क्या? बहुत ज़्यादा पीड़ित था। और सोवियत रूस अपने आप को अलग-थलग महसूस कर रहा था। अलग-थलग महसूस करने का कारण है कि तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसको आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? क्योंकि यह एक साम्यवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इनको तो आउटकास्ट या अछूत की तरह इनके साथ व्यवहार किया। यूरोपीय शक्तियाँ इसके साथ अछूत की तरह व्यवहार करते थे। तो एक तरह से इनको साइडलाइन किया गया। कोशिश यह हुई कि सोवियत रूस को, बल्कि सोवियत रूस पर एक बार उन्होंने इन्वाइट भी कर दिया था क्रांति के शीघ्र बाद जिसकी चर्चा की, जिसमें मैंने युद्ध रक्त साम्यवाद आपको बताया। तो सोवियत यूनियन तो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा था, खैर इसी तरह से। लेकिन जब जर्मनी में हिटलर का उद्भव हुआ, तो सोवियत रूस और स्टालिन ने नाजीवाद को अपना बड़ा शत्रु माना था अपेक्षाकृत इन पश्चिमी देशों की। पश्चिमी देशों को समझता था कि चलो कम से कम बुरे हैं, क्योंकि नाजीवाद है वो तो सीधा साम्यवाद की समाप्ति की बात करता है, उग्र राष्ट्रवाद है, अति दक्षिणपंथी पार्टी है, अति राष्ट्रवादी है। उसकी जगह तो कम से कम ये उदारवादी पूंजीवादी हैं। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस लेसर ऑफ द टू एविल्स उनसे तो कम बुरे हैं। तो पहले उसने जिज्ञासा यह दिखाई कि हम ब्रिटेन और फ्रांस के निकट हैं। अब देखिए, यह जगह है स्पेन, आपको कम दिख रहा है, फ्रांस के दक्षिण पश्चिम। तो यहीं पर क्या हुआ था कि एक वहाँ पर एक चुनाव हुए थे 1931 में। तो बहुत मुश्किल से 1931 में गणतंत्र बना था, और वहाँ चुनाव हुए थे तो प्रजातांत्रिक सरकार गठित हुई। फिर जब 1936 में दूसरी बार चुनाव हुए, तब तक जो दक्षिणपंथी और वामपंथी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। फ्रांस की क्रांति में जो परिवर्तन विरोधी होता है, जो परंपरावादी होता है, जो अति राष्ट्रवादी होता है, जो आस्था और परंपरावाद की बात जो पार्टी करती है, दक्षिणपंथी पार्टी। तो ऐसी दक्षिणपंथी पार्टी स्पेन में बहुत सक्रिय हो गई। और जब 1936 में चुनाव होने लगे, 1936 के उस चुनाव में उन सबों ने आपस में एक एक गठबंधन बना लिया। इधर जितने प्रजातांत्रिक वामपंथी, मतलब वामपंथी का मतलब है साम्यवादी पार्टी हो, उदार समाजवादी पार्टी हो, प्रजातांत्रिक पार्टी हो, इसको सेंट्रलिस्ट या मध्यवर्ती पार्टी और वामपंथी पार्टी सभी मिलकर एक ज्वाइंट फ्रंट चुनाव लड़े। उसको संयुक्त मोर्चा कहते हैं। उनको संयुक्त मोर्चा की जीत। अब जब संयुक्त मोर्चा की जीत हो गई, तब तक उधर जो कुछ उग्र राष्ट्रवादी थे, उस सैनिकों से मिलकर विद्रोह कर दिया। और फिर उसमें जनरल फ्रैंको, जो मोरक्को में नियुक्त था, उसने लीड किया और स्पेन में गृहयुद्ध छिड़ा। तो उधर से हिटलर और मुसोलिनी जनरल फ्रैंको की सहायता करने पहुंच गया, क्योंकि उसका और दोनों की विचारधारा परस्पर मिल रही थी। इधर सोवियत यूनियन का स्टालिन तुरंत पहुंच गया सोवियत रूस संयुक्त मोर्चा की सहायता करने, क्योंकि उसमें प्रजातांत्रिक पार्टी भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी और साम्यवादी पार्टी भी, तो मिली-जुली पार्टी थी। तो अब स्टालिन को उम्मीद यह थी कि ब्रिटेन और फ्रांस भी उतनी ही जिज्ञासा दिखाएंगे। और क्योंकि इसमें तो दोनों तरह की पार्टियां, उनकी प्रजातांत्रिक पार्टी और हमारी साम्यवादी पार्टी भी, और सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो उसने एक तरह से उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि अब समय आ गया है, हम लोग मिलकर कम से कम नाजीवाद के प्रसार करें। परंतु उसे आश्चर्य हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस ने साथ नहीं दिया था। तो स्टालिन को लगने लगा कि अच्छा, इनका ये गेम प्लान है, ये कहीं ना कहीं फांसीवाद का उपयोग रूसी साम्यवाद के विरुद्ध कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, यह अगर फांसीवाद का उपयोग रूसी साम्यवाद के विरुद्ध करेंगे, तो क्यों ना हम उपयोग इनके विरुद्ध करें। उसके बाद पूरा यूरोप सन रह गया था जब इन्होंने 1939 में, 1939 में इन्होंने हिटलर के साथ स्टालिन ने एक
एक अनाक्रामक संधि थी, तो कहते हैं नो एग्रेशन पैक्ट, मतलब हम और आप एक दूसरे के छत पर हमला नहीं करेंगे। अब पूरी दुनिया सन्न रह गई इसलिए, और यूरोप भी, बल्कि इन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस का कहना था कि भाई स्टालिन ने तो हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया, मतलब हमारे साथ जबरदस्त धोखा किया, क्योंकि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, हिटलर से मिल गया वो, और दोनों उसके साथ मिलकर वो एक कोलैबोरेशन, एक गठबंधन बना रहा है। तो यह बात बड़ी अजीब लगी, बल्कि एक गुप्त संधि हो गई थी कि पोलैंड को हम परस्पर बांट लेंगे, हालांकि उस संधि का, उस क्लॉज का प्रकाशन नहीं किया। तो उसी के तहत जब जर्मनी ने पोलैंड के आधे भाग को जीता था, तो स्टालिन ने उसको शेष भाग को जीता। अब देखो, जर्मनी इस क्षेत्र को जीतने के बाद, पोलैंड को जीतने के बाद लगभग 5 महीने वो लगभग कम आक्रामक रहा, उसको पीरियड ऑफ फोनी वॉर बोलते हैं। उसके बाद अचानक जर्मनी ज़्यादा आक्रामक हो गया, और अब देखो जर्मनी क्या करता है कि सीधे नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इसको जीत के वो फ्रांस को जीत गया। उत्तरी फ्रांस को तो उसने जर्मनी में ही मिला लिया, और दक्षिणी फ्रांस में उसने एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी, इसको विची गवर्नमेंट किया। ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, देखिए, अब जब जर्मनी इधर पूर्वी मोर्चा को तोड़ चुका था, पोलैंड को जीत चुका था, उधर फ्रांस काफी चिंतित था, और ब्रिटेन भी इस बात के प्रति आमादा था कि अगर फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एलाई था, तो अगर फ्रांस पराजित होगा तो फिर ब्रिटेन तो अलग थलग पड़ जाएगा। तो ब्रिटेन ने फ्रांस को बचाने की भरसक कोशिश की। अब देखिए, उसी में एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम है डंकर्क। जैसे आप यहाँ देखेंगे ना, बेल्जियम के इस मुहाने और इंग्लिश चैनल और बेल्जियम के मुहाने पर ये जगह आप देख रहे हो, यह जगह, चूंकि ये जो बेल्जियम का क्षेत्र है वो ब्रिटेन का भी एक तरह से बफर क्षेत्र है, क्योंकि अगर बेल्जियम पर जर्मनी का कब्जा होता है तो ब्रिटेन भी असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जो बेल्जियम पर कब्जा करेगा वो इंग्लिश चैनल के मुहाने पर करेगा, और वहां से ब्रिटेन भी दूर नहीं। तो ये जगह है डंकर्क। तो डंकर्क में क्या हुआ था कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में विलियम केसर ने बेल्जियम को रोकते हुए तब फ्रांस की तरफ बढ़ा, यानी फ्रांस को की तरफ बढ़ने के लिए जर्मनी के पास कितने चॉइसेस हैं, क्योंकि हर जगह स्ट्रेटेजिक ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर आप किसी दूसरे कंट्री पर इन्वेजन करेंगे, मतलब किसी दूसरे देश पर आप आक्रमण करेंगे, वैसा हर जगह से गुंजाइश नहीं है। तो इसी क्रम में आप देखिए, जैसे एक रास्ता था वह नीदरलैंड्स के रास्ते, मतलब हॉलैंड के रास्ते जा सकता था, तो उससे सुगम रास्ता था बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुस सकता था। अब इसके बाद बेल्जियम है, नीदरलैंड है, एक और जगह है, एक और कंट्री, और इधर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड को तो कोई इन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तो भाई न्यूट्रल कंट्री था। तो अब उसके पास दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जहां से वो बढ़ सकता था। एक तो उसके पास हॉलैंड या नीदरलैंड था, और दूसरा बेल्जियम। बेल्जियम सबसे इंपॉर्टेंट था। प्रथम विश्व युद्ध के समय बेल्जियम के रास्ते ही जर्मनी ने आक्रमण किया। तो इस बार भी लग रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस के लिए चलो बेल्जियम के रास्ते में इस बार भी आक्रमण होगा। जैसे डंकर पर उन्होंने 3,30,000 सेना एकत्रित कर रखी थी। 30,000 सेना ब्रिटिश की थी और 3 लाख सैनिक थे फ्रांस के, और वहां इंतजार कर रहे थे कि जहां वो बेल्जियम में घुसा वो सीधे हम हिटलर को चौतरफा घेरेंगे। हिटलर ने क्या चालाकी की, इस बार बेल्जियम के रास्ते में जाकर नीदरलैंड के रास्ते अटैक किया, तो संभाल नहीं पाए दोनों, और नीदरलैंड के पास अटैक करके यहाँ डंकर को घेर लिया चारों तरफ से। और जब डंकर को उसने घेर लिया, उसके बाद तो अब उनके साथ सबसे बड़ी समस्या हो गई कि उनकी सेना फंस गई। तो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने चलाया, खैर सैनिकों को निकाला। इतिहास का एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये था, और डंकर मूवी भी बनी है इसकी। और तब उन्होंने फ्रांस को जीत कर उत्तरी फ्रांस और ये इन सारे क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। अब इसके बाद स्पेन तो उसका फ्रेंडली ही है, इधर इटली उसका फ्रेंड ही है, और स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री को कोई टच नहीं कर सकता। स्पेन भी उसमें न्यूट्रल था, स्पेन वॉर में नहीं गया। अब इधर वो आगे बढ़ता है तो देखो डेनमार्क है, उसको जीतेगा। उधर नॉर्वे पर नियंत्रण करेगा, स्वीडन से उसको आयरन ओर का सप्लाई हो रहा है, तो स्वीडन का सप्लाई को बचाने के लिए उसने नॉर्वे को नियंत्रित किया है। डेनमार्क पर कब्जा करेगा, और ऐसी बढ़ती हुई तरह से यूरोप के बाकी देशों का सफाया कर दिया। उधर अब ब्रिटेन बचा हुआ है, जो उसने ब्रिटेन पर बम्बार्डमेंट शुरू किया, तो जो ब्रिटेन का रडार सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप था, तो वो हिटलर के कुछ जहाज़ों को निशाना भी बनाने लगा। लेकिन ब्रिटेन में इतनी क्षति होने लगी, वहाँ पर जो चेम्बरलेन की सरकार थी, वो चेम्बरलेन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। वही चेम्बरलेन जो मैंने आपको कहा था कि म्यूनिख की संधि में जिसने हस्ताक्षर किया था। और आपातकालीन सरकार एक गठित हुई थी मिस्टर चर्चिल के अंतर्गत, आपने चर्चिल का नाम सुना होगा। और वह सरकार, हालांकि वो कंजर्वेटिव लीडर था, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहा था। तो अब ब्रिटेन भी बहुत बड़े खतरे में था, और उस पर निरंतर आक्रमण हो रहे थे। एक मूवी है द डार्केस्ट आवर, उसमें, हालांकि इंग्लिश मूवी है, पता नहीं आप लोग एंजॉय कर पाएंगे उसे या नहीं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया उसमें दिखाया है चर्चिल का, कि किस प्रकार से चर्चिल उस समय चारों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि उसके जो लीडर भी है, अपोजिशन लीडर भी है, और इवन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी कुछ हैं, वो बार बार उस पर दबाव दे रहे हैं। जैसे चेम्बरलेन था, वो दबाव दे रहा था कि इतनी क्षति ब्रिटेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको एडोल्फ हिटलर से वार्ता करनी चाहिए, उसे समझौते के लिए कुछ गुंजाइश करनी चाहिए। चर्चिल पहले भी अपने सारे समकालीन नेताओं से अपने विचारों में अलगाव रखता था। चर्चिल का पहले से ही मानना था कि देखिए, जिस समय चेम्बरलेन के द्वारा तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही थी, तुष्टिकरण की नीति का मतलब है कि हिटलर को खुश करके युद्ध को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उसी समय चर्चिल ने निरंतर भविष्यवाणी की थी कि आप लोग बेकार प्रयत्न कर रहे हो, ये एडोल्फ युद्ध जरूर करेगा, और आप उसे जितनी नरमी बरतोगे उतना ही वो ताकतवर होता जाएगा, और एक समय आएगा कि आपको अपनी गलती का एहसास होगा। और वह बात वास्तव में घटी थी। इसलिए उस समय जो ब्रिटेन के लीडर थे, या जो कॉमन पब्लिक ओपिनियन था, वो चर्चिल के नेतृत्व में विश्वास भी करता था। तो चर्चिल पर जब अपोजिशन ने दबाव डालना, जब अन्य नेताओं ने दबाव डालना शुरू किया कि आप ब्रिटेन की इतनी क्षति क्यों आपके नेतृत्व में पहुंच रही है, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा उस पर खो रहे हैं, उसकी जो रिसोर्सेस है, उसकी जो संसाधन है, वो संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, और ब्रिटेन इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, आप एडोल्फ से वार्ता करके समझौता करो। तो उस पर चर्चिल का यह कहना था कि देखिए, अभी उसका एक तो इंसान बढ़िया नहीं है, दूसरा उसका हाथ अभी ऊपर है, तो अगर हम उससे वार्ता करेंगे तो
वह इसका फ़ायदा उठाएगा और ब्रिटिश लोगों को अपना गुलाम बना देगा। तो इतनी कठोर शर्तें रखेगा, इतना अपमानित करेगा हमें कि हम इस बात से ब्रिटिश बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ब्रिटिश की स्वतंत्रता चली जाएगी। उस समय भी इस बात पर उसको विश्वास था। वो बार-बार संयुक्त राज्य अमेरिका को सहायता के लिए देखता था और कहता था कि आप आइए, और संयुक्त राज्य अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच रहा था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीनेट ने उसे अनुमति नहीं दी थी यूरोप के मामले में दखलंदाजी करने की, और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐसी स्थिति थी कि उसने वहाँ के जो कांग्रेस ने एक ऐसा नियंत्रण स्थापित कर रखा था अमेरिकी सरकार पर कि अरे, सैन्य सहायता देना तो दूर रहा, युद्ध में शामिल होना तो दूर रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार पर, यूएसए की सरकार पर यह भी नियंत्रण था कि वह 2 युद्ध करने वाले पार्टियों के हाथों हथियार नहीं बेच सकती। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो अमेरिकी उसमें वहाँ का प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वह मजबूर है, इनसे सिंपैथी तो दिखाता है, सहानुभूति तो दिखाता है, परंतु वह इन्हें सहायता नहीं कर सकता। हाँ, चुपके-चुपके उसने स्पष्ट कहा कि आप हथियार मैं कनाडा में डालता हूँ, आप कनाडा से उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसका आप संग्रह कर लीजिए, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से हथियारों की आपूर्ति भी नहीं कर सकते। तो चर्चिल उसी संकट की घड़ी में है, वो मूवी में बहुत अच्छा दिखाया, अगर आप देखोगे कि जब उस पर इतना दबाव पड़ा कि अगर आप एडोल्फ से वार्ता नहीं करते तो हम अपना समर्थन आपकी सरकार से पीछे खींच लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। समझ सकते हो किसी भी सरकार के लिए कितना अधिक दबाव था। तो उस समय उसने बड़ा ही वहाँ पर बड़ा ही मार्मिक चित्र, मार्मिक मतलब दिल मन स्पर्शी। वो जाता है, सीधा निकलता है, पार्लियामेंट में जाने से पहले एक मेट्रो ट्रेन में घुस जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों से सीधा वो अपने पब्लिक से डायरेक्ट वार्ता करता है, कहता है क्या शुड आई सरेंडर, क्या हमें सरेंडर कर देना चाहिए? तो पब्लिक ने एक स्वर से कहा नो, नेवर, कभी। एक बच्चे ने तो उसको अपने हाथों से इम्प्रेस करते हुए कहता है, मैं उसको पकड़ता है अपने हाथों से और कहता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर, नो, नेवर सरेंडर। तो उसके बाद इतना ज़्यादा वो भावुक हो उठता है, वो मूवी में दिखाता है, और उसे विश्वास हो जाता है कि चाहे ब्रिटेन के नेतागण जो कर रहे हों, ब्रिटेन की जनता यह नहीं चाहती कि ब्रिटेन जर्मनी के सामने और हिटलर के सामने समर्पण करे। अब वहाँ से सीधा वो पार्लियामेंट में जाता है, फिर जो ऐतिहासिक स्पीच है, कभी अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर डालिए कि चर्चिल स्पीच इन पार्लियामेंट, और आप डार्केस्ट आवर मूवी का आप डालिए उसको आपको सीधा वो मूवी में जो चर्चिल का स्पीच है वो आ जाएगा। वो आपको रियल स्पीच से भी ज़्यादा भावुक कर देने वाला स्पीच लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेन एक्टर के द्वारा दिया गया। तो उसमें उसने कहा कि आई शैल फाइट इन फ्रांस, मतलब हम फ्रांस में भी लड़ेंगे जर्मनी से, आई शैल फाइट फाइट इन फील्ड, माउंटेन, हिल, इन ओशन, एवरीवेयर, आई शैल नेवर सरेंडर। मतलब हम हर जगह से युद्ध करेंगे, जर्मनी से धरती पर लड़ेंगे, आसमान में लड़ेंगे, पहाड़ों पर लड़ेंगे, फ्रांस में लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। और फिर लास्ट में वो एक पंक्ति कहता है जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन अपने आप को संयुक्त अमेरिका पर कितना आश्रित महसूस कर रहा था। वो कह रहा था, वो कहता है पूरे स्पीच में, पूरे भाषण में, कि हम हर जगह जर्मनों से लड़ेंगे, और फिर भी अगर हम कमजोर पड़ने लगे तो हम अपने उपनिवेशों से, उपनिवेश शब्द का उपयोग नहीं करता, गलत हो जाता, हम अपने अन्य महाद्वीपों से लोगों को उठाकर लाएंगे, और फिर उससे हम संघर्ष जारी रखेंगे, और हम तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक नई दुनिया हमारी सहायता के लिए नहीं आएगी, नई दुनिया को संयुक्त होगी। तो मैं स्टूडेंट्स हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध जीतने का श्रेय उस समय आयरन शब्द चर्चिल के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा, उस आयरन लीडर विंस्टन चर्चिल को है, जो उसने प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी हिम्मत नहीं खोई, और युद्ध को जीता। नक्शा पलटने वाला है। अभी क्या करेगा जर्मनी कि ब्रिटेन तो अभी अविजित रह गया, जीत नहीं सका। वैसे भी मैं बताऊं कि इतिहास में ब्रिटेन को बड़ा ही बैड पावर कहा जाता है, बैड पावर इन द सेंस कि ब्रिटेन न किसी पावर से हारा। आप देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की साध रह गई कि हम कभी ब्रिटेन को हराएं। इससे पहले लुई 14वां जो फ्रांस का सम्राट था, वो भी प्रयास करता रहा, नहीं हारा, और न फ्रांस उसे पराजित कर सका। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी उसे पराजित नहीं कर सका, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी और जो धुरी राष्ट्र है उसे पराजित नहीं कर सका। लेकिन ब्रिटेन के साथ एक और समस्या थी, न वो खुद हारता था, न किसी को हरा पाता था। हराने के लिए उसे अन्य शक्तियों की सहायता चाहिए थी। जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बैट्समैन होते हैं कि रन तो ज़्यादा नहीं बना पाते, लेकिन फील्ड पर बहुत समय तक रुक जाते हैं। ये ब्रिटेन का हाल। ब्रिटेन के विषय में कहा जाता है कि किसी भी वॉर को वर्ल्ड वॉर बनाने में उसके लिए बहुत, अब जैसे देखो सब प्रोसी 7 ईयर्स वो भी एक तरह से मिनी वर्ल्ड वॉर बन गया, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्नाटक वॉर, जो हमने आपको बताया था। तो वह क्या है, वो मिनी वर्ल्ड वॉर बन गया, मिनी विश्व युद्ध। मिनी विश्व युद्ध क्यों बन गया? क्योंकि वह फैल गया तुरंत, वो उसको ब्रिटेन ने फैला दिया इंडिया में, अमेरिका में, अमेरिकी महाद्वीप में, तो कई महाद्वीपों में फैल गया, तो वह किसी को वर्ल्ड वॉर भी बना देगा। अब क्या है कि एक वर्ष तक उसका दूसरा पार्टनर मुसोलिनी पहले ऑब्जर्व करता था कि अब जर्मनी की क्या स्थिति है, युद्ध जीत सकता है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक हारने वाले जुआरी के ऊपर दांव लगा रहे हैं। क्योंकि अगर उसे लगता है कि हिटलर की स्थिति कमजोर है तो मुसोलिनी युद्ध में नहीं है। लेकिन एक वर्ष में पहले उसने पूरी तरह से अवलोकन करके देख लिया कि हिटलर सक्षम है और वह इस युद्ध को जीतने की कगार पर है। तो उसने 1940 में युद्ध में प्रवेश किया, और सबसे पहले उसने अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका का मैप तो नहीं है, आप लोग अफ्रीका के मैप में देखेंगे इथियोपिया तो पहले ही वो जीत चुका था, और इथियोपिया के बगल में ही मिस्र है। वो जहाँ मिस्र की तरफ बढ़ जाऊँ तो वहाँ पर ब्रिटेन ने उसको रोका। तो जर्मनी ने उस समय थोड़े समय तक यूरोप में ऑपरेशन रोककर वो चला गया अफ्रीका में मुसोलिनी की सहायता। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद भी वहाँ भी वह ब्रिटेन को मात नहीं दे सका। फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जून 1941 में अचानक से वह रूस की तरफ मुड़ गए, पोलैंड को जीतते हुए। इन क्षेत्रों को तो पहले ही जीत चुका था, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी पर भी कब्जा करते, रोमानिया ये सब क्षेत्र पर कब्जा करते, लैटविया, एस्टोनिया, ये सब क्षेत्र, और सीधा हुआ रूस में घुस गया।
रूस में जिस समय सोवियत रूस पर आक्रमण किया, यह चौंका देने वाली बात थी। एडोल्फ की ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। वह इतना ज़्यादा एरोगेंट हो चुका था, इतना घमंडी हो चुका था, उसे अपनी शक्ति का इतना बड़ा एहसास हो चुका था कि सोवियत रूस पर उसने इस तरह का आक्रमण कर दिया। यह अपने आप में आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल। अब ब्रिटेन की तो बात ही खिल गई। चर्चिल का क्राइसिस का मोमेंट फॉर टाइम बिंग समाप्त हो गया, क्योंकि तुरंत ब्रिटेन यहाँ से उड़ा रूस की, सोवियत रूस की सहायता करने और कहा मास्को बचाओ, मतलब मास्को बचाने के लिए, ये दुनिया की सहानुभूति देने के लिए। और सोवियत रूस पर तो दांव उल्टा पड़ गया था। जिन मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उसने हिटलर का उपयोग करना चाहा था, वह हिटलर अब उसी पर अटैक कर चुका था और अटैक कर चुका था। अब उसे उसी उन्हीं मित्र राष्ट्रों की सहायता से उसे बचाना था। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में नहीं आया। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे आया। तो अब ये चीज यहाँ पर, और उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। जब वो सोवियत रूस की तरफ अपना विस्तार जर्मनी करना जाए, तो यहीं पर ब्रिटेन सोवियत रूस की सहायता में खड़ा हुआ। अब वो सोवियत रूस पर आक्रमण क्यों किया, यह अपने आप में बहुत मूड पॉइंट है, बहुत डिबेटेबल थिंग है, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मीनिंग बताते हैं। जैसे बहुत पहले एक आप कह सकते हो जियो पॉलिटिशियन था, जिसको आप कहते हो जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, मैकेंडल उसका नाम है। उसने हार्टलैंड थियरी दी थी। हार्टलैंड थियरी का मतलब है कि ये जो तुम देख रहे हो, ये सेंट्रल रीजन लैंड रूट से, उसका हार्टलैंड थियरी का ये कहना था कि जो इस भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करेगा, कब्जा करेगा, वह पूरी दुनिया पर शासन करेगा। तो कहीं ना कहीं वह वर्ल्ड डोमिनेंस को, विश्व को स्थापित करने के लिए हिटलर ने ऐसा किया। परंतु मैकेंडल की थियरी बहुत एक्सेप्टेड नहीं, यह थियरी पार्शियली एक्सेप्टेड है, ये बहुत एक्सेप्टेड थियरी, आप इसको नहीं मान सकते। अब दूसरा क्या कारण हो सकता है, तो एक माना जाता है कि हिटलर की जो नस्लवादी विदेश नीति में नस्लवाद का तत्व था। जैसे हिटलर का नस्लवाद का तत्व क्या है, तो हिटलर अपने आप को विशुद्ध आर्य कहता है। और चूंकि रूस में बहुसंख्यक लोग आदमी, तुम देखोगे जो सोवियत रूस का जो रूसी गणतंत्र है, वह भी लगभग 2/3 भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां भी स्लाव जनसंख्या है। तो वह मानकर मैंने हिटलर ने अपने सीक्रेट बुक, एक करके दूसरे से मैन काम्फ, उसका एक बुक है जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक बुक उसने और भी लिखी है, उसका नाम है सीक्रेट बुक, नाम ही है हिंदी में तो उसका गुप्त पुस्तक, लेकिन ओरिजिनल नेम, उसका प्रॉपर नेम है सीक्रेट बुक। तो सीक्रेट बुक में उसने लिखा है कि जर्मन लोग विशुद्ध आर्य हैं, लेकिन उन्हीं को यूरोप में भूभाग दिया गया है, वो कम है, उनकी हैसियत से कम है। दूसरी तरफ जो स्लाव जनसंख्या है, उसकी हैसियत कम है, और उसने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। इसलिए उसने एक उद्देश्य यह भी बताया कि जर्मन विशुद्ध आर्यों को चाहिए कि स्लावों को खदेड़ कर भूभाग पर कब्जा करें। तो एक व्याख्या यह है कि कहीं उसकी यह नस्लीय नीति, जो नस्लवादी विरोध की नीति थी, जो उसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी, वह भी कहीं सोवियत रूस पर आक्रमण के लिए कर रही है। यह भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन यह भी माना जाता है कि बहुत एक्सेप्टेबल थियरी नहीं है, बहुत स्वीकार्य सिद्धांत नहीं है। यह अगर उसने ऐसा किया तो इसके लिए हो सकता है कि उसके प्रचार कार्य का एक तरीका, वो अपना एक प्रोपेगेंडा कर, जस्ट अ प्रोपेगेंडा। तो फिर और क्या कारण हो सकता है, आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो एक जो सबसे इसका उचित कारण नजर आता है, माकूल कारण नजर आता है, वो यह कि वह कहीं